Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका के घर पर पहले से ही शूटर तैनात हो गए थे। गोपाल खेमका जैसे ही बांकीपुर क्लब से घर से निकले, खबरें ने शूटर को खबर दे दी कि वो घर के लिए निकल चुके हैं क्लब से। उस रात खेमका खुद कार चला रहे थे। वो वैसे ही अपने घर पहुंचे और गाड़ी रोकी। शूटर ने कार के पास आकर उन पर गोलियां दाग दी। खेमका को गोली सीधे सिर में मारी गई है। यानी कि शूटर को पता था कि डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, यहां तक कि घायल भी नहीं करना है, सीधे मौत के घाट में उतारना है, यानी कि हत्या करनी है। और हत्या के मकसद से ही शूटर ने सीधे सिर पर गोली मारी थी। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे कहां की है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि गोपाल खेमका मर्डर केस में इस वक्त पूरी हत्या का षड्यंत्र किसने रचा, मास्टरमाइंड कौन था, कौन इसमें किरदार थे, किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एक एक कहानी के पन्ने खुल चुके हैं, एक एक किरदार सामने आ चुके हैं, एक एक जगह की कहानी हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं एनकाउंटर साइट है, जहां पर राजा जो इस पूरे हत्याकांड में हथियार का सप्लायर था, उसी जगह पर एनकाउंटर किया गया, जहां इस वक्त मेरे सहयोगी नीतीश भी मौजूद है। नीतीश, एक एक करके पूरे कहानी के पन्ने खुल चुके हैं और एक एक करके सारे किरदार सामने आ चुके हैं। अब इंतजार बस इस बात का है कि पुलिस इस पर कब मुहर लगाएगी। देखिए, शाम 5 बजे डीजीपी खुद इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार पुलिस हेडक्वार्टर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और चूंकि इस केस से जुड़े जो कुछ और कड़ियां हैं उनको अभी तलाशा जा रहा है, तो अभी तक की जो जानकारी है उसमें शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब डीजीपी खुद इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। ये भी संभव है कि उससे पहले ये तब्दीली कर दी जाए, लेकिन 5 बजे इसकी जानकारी मिलेगी। और पटना में जहां पर इनकाउंटर हुआ है वहां पर पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे वो वहां से निकल चुके हैं। स्थानीय थाने की सिर्फ जो पुलिस है वो वहां पर अभी मौजूद है। और पटना में उदयगिरी अपार्टमेंट, जहां से रात में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, अब मैं उस तरफ जा रहा हूं। उदयगिरी अपार्टमेंट पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में है। और उमेश को जब गिरफ्तार किया गया था उसके जरिए पुलिस को जानकारी मिली थी कि उदयगिरी अपार्टमेंट में इस केस से जुड़े जो कुछ तार हैं वो वहां पर हैं, और इसलिए पुलिस ने वहां से गिरफ्तारी की। 601 नंबर फ्लैट में पुलिस ने दबिश दी और इस केस के जो साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है अशोक साव, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। तो उदयगिरी अपार्टमेंट एक और वो जगह जहाँ पर इस हत्याकांड से जुड़ी साजिश रची गई, जहाँ इसके जो मास्टरमाइंड हैं उसने पूरी प्लानिंग की, और उस जगह की जो तस्वीर है वो भी हम थोड़ी देर में दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो अब तक जानकारी सामने आई है उसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो है एक अपराधी का इनकाउंटर होना। राजा नाम है उसका, जिसने हथियार मुहैया कराया उमेश को। और राजा चूँकि एक पेशेवर अपराधी है, वो हथियार बनाता भी है, हथियार की सप्लाई करता है, तो इसी के जरिए हथियार उपलब्ध कराया गया था उमेश को। और ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो वो राजा के पास पहुंची थी। राजा का इनकाउंटर हो चुका है। पीएमसीएच में उसका जो शव है वहाँ पोस्टमार्टम के लिए है। वहाँ उसके कुछ परिवार के लोग भी पहुँचे हुए हैं, वहाँ भी हम जाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो इस केस से जुड़े जो तमाम दूसरे पहलू हैं वो सब भी सामने आएंगे। तो इंतज़ार अभी इस बात का है कि पटना पुलिस आधिकारिक तौर पर किन बातों को रखती है, क्या कुछ कहती है, इनकाउंटर कैसे हुआ, इनकाउंटर की परिस्थिति कैसे बनी, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके बारे में पुलिस जानकारी देगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अशोक साव क्यों मारना चाहता था गोपाल खेमका को। आखिर जो दुश्मनी थी वो सियासी जो दुश्मनी थी, जो कारोबारी दुश्मनी थी, वो क्या थी। तो ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। जिसके बारे में इस वक्त हर कोई जानना चाहता है। और इंडिया टीवी पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इसके किरदार कौन है, किस तरह से एक एक जगह की हम तस्वीर पे आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर आपने देख ली है जो इसका चौथा किरदार था, जहां पर राजा का एनकाउंटर हुआ, वो आपने देख लिया। लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है वो है अशोक साव। अशोक साव को पुलिस ने हिरासत में लिया था उदयगिरी अपार्टमेंट से, फ्लैट नंबर 601, याद रखिएगा, यहीं पर शायद षड्यंत्र रचा गया था। और इस वक्त मेरे सहयोगी नीतीश वहां पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। तो एक एक किरदार और एक एक जगह हम आपको दिखाएंगे। लेकिन नीतीश, ये अशोक साव फिलहाल कहां पर रखा गया है, उससे क्या पूछताछ अभी भी चल रही है?
जी हाँ, अशोक साव से चूंकि बहुत सारी जानकारी पुलिस को मिल रही है कि आखिर किस तरह की दुश्मनी थी और क्यों उसने ये साजिश रची। तो अशोक साव भी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा जो कई दूसरी जानकारी पुलिस को मिल रही है अशोक साव के जरिए, उस पहलू को भी पुलिस देख रही है और उस सिलसिले में भी जो है पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। और शायद इसलिए शाम का वक्त तय किया गया है कि तमाम जो और कड़ियां हैं उन सबों को एक साथ जोड़ लिया जाए, तब जाकर पुलिस जो है सामने पूरे तथ्य को सामने रखेगी। तो अशोक साव जिसने साजिश रची, जिसने सुपारी दी और उमेश को ये जिम्मेदारी दी, और उस उमेश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इसके अलावा पुलिस जो पहले रकम दी गई थी वो रकम भी बरामद कर ली गई है। करीब 10 लाख रुपए की ये डील थी, लेकिन जो शुरुआती तौर पर 3 लाख रुपए मिले थे उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। उमेश ने जो कपड़ा पहना हुआ था, बाद में उस कपड़े को जहां उसने छिपा कर रखा था वो कपड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और हथियार के बारे में भी जानकारी मिली है कि एक नदी के किनारे के हिस्से में उसने हथियार को छिपाया था। उमेश से जानकारी मिलने के बाद उस हथियार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और जिसने हथियार मुहैया कराया वो राजा, उसको भी पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई और वो मारा गया। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब पूछताछ हो रही है मास्टरमाइंड अशोक साव से, लेकिन नीतीश अशोक साव को फिलहाल क्या गांधी मैदान थाने ले जाया गया? क्योंकि उदयगिरी अपार्टमेंट है, ये तो गांधी मैदान के बेहद करीब ही है। इसका लोकेशन क्या है? देखिए, गांधी मैदान थाना क्षेत्र ही में गोपाल खेमका का घर है और सिर्फ 300 मीटर की करीब वहां दूरी है। तो चूंकि उस जहां पर घटना हुई है और उदयगिरी अपार्टमेंट भी वहां से बहुत दूर नहीं है, गोपाल खेमका के घर से बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी होगी जहां उदयगिरी अपार्टमेंट से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो बिल्कुल आसपास के ये तमाम इलाके हैं, इसलिए पुलिस जो है अशोक साव को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने कब ये प्लानिंग रची, कब उसने सोचा कि उसे गोपाल खेमका को मारना है। और इसके पीछे जो कारोबारी दुश्मनी की बात कही जा रही है उसमें क्या मोड़ आया, ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर वो इस हद तक सोच बैठा। तो ये सारे सवाल चूंकि पुलिस को चाहिए और इसलिए अशोक साव के साथ पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। सबसे अहम सवाल तो यही है इस पूरे हत्याकांड में कि मोटिव क्या था। अगर अशोक साव ने सुपारी दी गोपाल खेमका की हत्या करवाने के लिए, तो मोटिव क्या था, मकसद क्या था, क्यों किया, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी लगातार वार पलटवार हुए हैं उसमें अब नीतीश कुमार सरकार की ओर से और कहें कि उनकी पार्टी की ओर से बयान आना शुरू हो गया है। जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने क्या कहा है आपको हम सुनाते हैं। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार हर घटना पर नजर रख रहे हैं, हत्याकांड में शामिल एक एक आरोपी को मार गिराया गया है और आगे भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार में सुशासन के जो ये शानदार 20 वर्ष हैं, पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन हम इतना जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे बिहार की जनता को कि किसी भी घटना के लिए जवाबदेह अपराधियों की जगह जेल की सलाखें हैं और उनको जेल जाना ही होगा। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में बिहार पुलिस ने हर घटना का उद्भेदन किया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया। और इस मामले में भी कोई भी व्यक्ति चाहे वो पाताल के अंदर भी होगा तो उसको खींच कर निकाला जाएगा। बिहार के नेता नीतीश कुमार जी लगातार हर घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस मामले में उमेश यादव की भी गिरफ्तारी हुई है उस घटना को भी सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मॉनिटर कर रहे थे। लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे थे और बाकी भी पूरे षड्यंत्र का खुलासा बहुत जल्द सामने हो। और बिहार में बढ़ती वारदातों पर विपक्ष लगातार सरकार को तो घेर ही रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश के शासन में बिहार में राक्षस राज आ गया है। वहीं तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू नेता अब सफाई भी दे रहे हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है।
ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिल्कुल परफेक्ट है। घटना कहीं भी हो सकती है, इतना मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। जो भी घटना हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद उसका पूरा रिव्यू कल किए हैं, आज भी फीडबैक लिए हैं और जल्दी ही उस पर नतीजा सामने आए। अब नीतीश, आपसे मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए नीतीश चंद्र, उनसे हम पॉलिटिकल जो ये वार पलटवार चल रहा है उस पर बात तो करेंगे, लेकिन साथ ही एक अहम चीज ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अपार्टमेंट है उदयगिरी अपार्टमेंट, मैंने देखा नीतीश कि ये बहुत ही प्राइम लोकेशन में बना हुआ है, बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है जहां पर ये अपार्टमेंट है, जहां पर ये फ्लैट भी है 601 नंबर का फ्लैट, जहां पर ये पूरा षड्यंत्र शायद रचा गया था, जहां से अशोक साव को गिरफ्तार किया गया। उस पर हम आपसे बात करें, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी दीजिएगा कि ये जो कार्रवाई हुई है अशोक खेमका, माफ कीजिएगा, गोपाल खेमका के मर्डर केस में, क्या अब नीतीश सरकार के मंत्री हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो या फिर उनके नेता हो, थोड़ी राहत की सांस ली है कि अब वो विपक्ष को जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस पूरे हत्याकांड को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे, चूंकि राजधानी का मामला था, बड़े बिजनेसमैन का मामला था और जिस जगह पे हत्या हुई वो बिल्कुल एक हाई प्रोफाइल इलाका है और वहाँ पर जब हत्या हुई तो जाहिर है सरकार की साख पर सवाल खड़े हुए। चुनाव करीब है, विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा मामला बन गया था और जाहिर है नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बार बार यही जवाब दे रही थी कि इस मामले में जो अपराधी हैं वो जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन 3 दिन बीत गए थे, इस मामले में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी और अब जब ये सारे हत्याकांड को सुलझा लिया गया है तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके लिए एक राहत की बात कही जा सकती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो चुनाव में एक मुद्दा भी बन सकता था और तेजस्वी यादव लगातार इस मसले को उठा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित रूप से बड़ी राहत की सांस ली है सरकार ने कि इस मामले का खुलासा हुआ है। अब जाहिर है अब शाम में जब 5 बजे पटना पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें वो तमाम सारे नाम सामने आएंगे और ये भी संभव है कि जो नाम सामने आए उनके संपर्क कहाँ कहाँ हैं, राजनीतिक संपर्क की बात भी सामने आ सकती है। तो वो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसका इंतज़ार किया जा रहा है और जाहिर है उसके बाद फिर इसको लेकर सियासत भी आगे होती रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस और बिहार सरकार दोनों के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि चुनावी साल में जब कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होना है तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बिहार में बनता जा रहा था। जाहिर सी बात है कि अब सरकार के लिए जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब के लिए कुछ तो आखिर उनके हाथ लगी गया है, लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले में जो एक नाम सबसे अहम है वो है अशोक साव का। अब अशोक साव को जहां से हिरासत में लिया गया वो जगह है उदयगिरी अपार्टमेंट। अब उदयगिरी अपार्टमेंट एक पॉश इलाका है, बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके में, हाई प्रोफाइल इलाके में ये फ्लैट बना हुआ है। अब नीतीश, ये जो जगह है कोई आम इंसान तो यहां रह नहीं सकता क्योंकि यहां पर कीमत इतनी ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अशोक साव जैसे जो बड़े लोग हैं वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस जगह के बारे में बताइए, इस इलाके के बारे में बताइए जहां पर यह पूरा षड्यंत्र रचा गया, मास्टरमाइंड जहां से पकड़ा गया। देखिए, उदयगिरी अपार्टमेंट एक ऐसा नाम है जो एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी मानी जाती है और शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। सबसे जो महंगी जगह आप कह सकते हैं कि उस जगह पर उदयगिरी अपार्टमेंट है। करीब 200 मीटर की दूरी पर वहाँ कोतवाली थाना भी है और आसपास में कई जो जज के घर हैं वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा तमाम जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके भी घर यहाँ पर हैं और एक कमर्शियल इलाका भी यहाँ पर है। तो पटना का डाकबंगला चौराहा उसके बिल्कुल करीब का ये इलाका है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल इलाका ये है। और उस अपार्टमेंट से जब ऐसी खबर आई तो हर किसी के लिए ये बात चौंकाने वाली थी कि उदयगिरी अपार्टमेंट में रहने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है। तो इसलिए उदयगिरी अपार्टमेंट का जब नाम सामने आया तो हर कोई चौंक गया और ये जिस जगह पर है वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं और कई ऐसे लोग रहते हैं जिनकी काफ़ी पहचान रहे, पूछ है पटना में। तो जाहिर है उदयगिरी अपार्टमेंट से जब ये खबरें आई, पुलिस वहाँ पर पहुँची। उस समय मीडिया के लोग भी वहाँ पर पहुँचे, पुलिस वहाँ से निकल रही थी। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये जानकारी दी कि 2 लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया है उस समय। और जाहिर है अशोक साव जो कि एक कारोबारी हैं, उनके बारे में जब जानकारी पुलिस को मिली थी कि उदयगिरी अपार्टमेंट में वो हैं, इसलिए पुलिस ने वहाँ दबिश दी और 601 नंबर फ्लैट जो है वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तारी की।
तो लगातार हम अब तक अपडेट पहुंचा रहे किस तरह से गोपाल खेमका के इस मर्डर केस में बड़े खुलासे हुए हैं। मास्टरमाइंड से लेकर शूटर तक और यहां तक कि हथियार के सप्लायर तक हर किसी के बारे में जानकारी सामने आ चुकी है। बस अब इंतजार किया जा रहा है पुलिस का, जब इस पूरे मामले पर खुलासा करेगी और सिलसिलेवार ढंग से यह बताएगी कि आखिरकार क्यों और किस लिए और किस तरह से यह पूरे हत्याकांड को किया गया और इसकी वजह क्या थी। इस बीच आपको बता दें कि बिहार से कुछ और भी खबरें आ रही हैं जो दिल को दहला देती हैं। ऐसी एक वारदात आई है बिहार के पूर्णिया से, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। अब टना मुफस्सिल थाना इलाके में टेडगामा गांव की है, जहां पर गांव में 3 दिन पहले रामदेव उरांव नाम के शख्स के बेटे की झाड़-फूंक के दौरान मौत हो गई। इसके बाद रामदेव उरांव के दूसरे बेटे की भी तबीयत खराब हो गई। इनका इलाज मृतक परिवार कर रहा था जो झाड़-फूंक का काम करता था। इस दौरान अफवाह फैला दी गई कि गांव के एक परिवार के घर में डायन का साया है। इसी वजह से गांव में नौजवानों की मौत हो रही है और इसके बाद उस परिवार के 5 लोगों को पकड़ा गया और पहले जमकर पिटाई की गई और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। जिस परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई उस परिवार के एक शख्स ने किसी तरह से जान बचाकर भागा और उसके बाद उसने पुलिस पर जाके इस बारे में शिकायत की। लाशें घर से उठाई गई और कुछ किलोमीटर दूर तालाबों में फेंक दी गई, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरा गया। उसके बाद जलकंबियों के बीच छिपा दिया गया और साथ ही शव को 80% तक बताया जाए कि जल चुका है। गांव वालों ने अंधविश्वास के इस हत्याकांड को अंजाम दिया और पुलिस के मुताबिक डायन का साया मानकर जिस तरह से एक परिवार को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद लाशों को ठिकाने लगा दिया गया, ये एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किस तरह से इस वक्त यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। ये डैन उनके चक्कर में हम लोग को सब बस्ती वाला मिल के फंसाया था। फिर सब बस्ती वाला मिल के हम लोग को ऐसे किया, मारपीट मारा मम्मी सबको। तब उसको घर से निकाल के ले गया जलाने के लिए। बगल में पोखर है ना, उसी वहाँ पे ले गया जलाने के लिए। जलाया, जल नहीं पाया तो उसको सुबह में 3 बजे ट्रैक्टर में ले गया गाड़ी से। कई आदमी थे? 5 आदमी थे। अभी लड़का का जो उसका ये हुआ ना, उसका भाई अभी खुद अभी उसको पूछे तो बोलता कि हम अगर किसी करके हम भाग गए, पूरा गांव वाला पूरा दबिया बैठी गड़ासी तड़ासी सब लेकर के हम कुछ बोलते तो हमको मार देता जान से। सबको एकदम इन लोग को कार्रवाई पूरा सजा होना चाहिए, इन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। डाइन बता के पूरा फैमिली को जिंदा जला दिया है। ये रात की घटना है ही नहीं, पूरा कांड करके भाग फिरार है। और पुलिस के मुताबिक मृतक परिवार झाड़-फूंक करता था। मरने वालों में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी मां, बहू और बेटा शामिल है। बाबूलाल उरांव का 15 साल का बेटा सोनू किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा और नानी के घर पहुंचकर उसने आंखों देखी नानी को सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस भी अंधविश्वास में किए गए हत्याकांड से हैरान है। ये विभत्स घटना है, ये 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं करेगा। घटना हुई है रामदेव महतो के परिवार का एक बच्चा बीमार था, उसको ठीक कराने के लिए इन लोगों पे दबाव डाला। जब वो ठीक नहीं हुई तो इनको 5 लोगों को वहीं पे मार दिया गया, बोरा में बांध के। मॉर्निंग में एक आदमी है जो भी अरेस्ट हुआ, उसके ट्रैक्टर से बुला के उसको ले जाके जलकुंडी में फेंक दिया गया। तो 2 मेन एक्यूज पकड़े गए हैं और एक ट्रैक्टर मालिक भी पकड़ा गया, उसका ट्रैक्टर जब्त है। अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस प्रशासन इस वक्त मौजूद है। अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है, यानी पोस्टमार्टम उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है और अब पुलिस प्रशासन का एक्शन भी तेज हो गया है, जिन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। करीब 23 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और इस पूरे मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी FIR हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है और साथ ही अन्य अज्ञातों पर छापामारी की जा रही है।
और अगली खबर भी बिहार से है, जहां पर गोपालगंज में एक शादीशुदा महिला का शव नदी से मिला है। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता ज्योति कुमारी को ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। क्योंकि लगातार मांगे की जा रही थी, मांगे पूरे नहीं करने पर हत्या की गई। उसके बाद गंडक नदी में शव को फेंक दिया गया। 3 दिन बाद पुलिस ने ज्योति का शव नदी से बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि ज्योति की शादी 20 मई 2023 को फोरमपुर के मुखिया शंभू सानी के बेटे राजू सानी के साथ हुई थी। ससुराल वाले ज्योति पर लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि 4 जुलाई को ज्योति की बेरहमी से पिटाई कर उसे हत्या कर दी गई और फिर शव को ईंट पत्थर बांधकर गंडक नदी में फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मृतकों के पति राजू सानी को अरेस्ट कर लिया है। परिवार के जो 5 सदस्य हैं, जो मुखिया उनकी पत्नी है और एक बड़ी पतोह है और जो राजू है, ये सब मिलकर इसको हत्या की है। हत्या ये था कि ये बराबर इसको प्रताड़ित करते थे, दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। उसके बाद लड़के का दूसरा कोई संबंध था जिसको लेकर वो बराबर धमकी देता था और कहते रहता था। और बिहार में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण बैंक में हथियारों के साथ बदमाश पहुंचे और गन पॉइंट पर 10 लाख रुपए बैंक से लूट लिए। घटना गयाघाट थाना इलाके की है, जहां पर 3 बदमाश हथियार लेकर ग्रामीण बैंक में घुसे और गार्ड बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाए। पहले उसके बाद 10 लाख रुपए कैश लिए और मौके से फरार हो गए। लूट की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिनमें साफ 3 बदमाश देखे जा सकते हैं। सभी ने अपना चेहरा ढक रखा है, एक ने गमछा डाल के रखा है, एक ने मास्क लगा रखा है और तीसरे ने हेलमेट पहन रखी है और हाथों में तीनों के हथियार हैं। बेरुआ ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक में करीब 2:15 बजे के आसपास 3 अपराधकर्मी अंदर प्रवेश कर गए हथियार के बल पर और वहाँ बैंक के अंदर बैंक कर्मियों के साथ लूटपाट करते हुए लगभग 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही लोकल SHO STPO पहुँचे हैं। मैंने भी घटनास्थल का अवलोकन कर यहाँ स्थानीय लोगों से और बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। घटना में जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है और वो जो प्रिलिमिनरी जो जानकारी हासिल हुई है उसके आधार पर टीम को गठित करते हुए उससे काम कराया जा रहा है। शीघ्र कांड उद्भेदित होगा, अपराधकर्मी पकड़े जाएंगे और लूटे हुए राशि की भी बरामद की।